सिरोही में राजा है शिव सिंह। कौन है? अंग्रेज नाम ही नहीं ले। तो फाइनली में शिव सिंह अंग्रेजों के पास गए। उनका हमने ऐसा कौन सा मोरने के बाटा मारा है, ऐसी क्या खता हुई हमसे कि आप हमसे बातचीत भी नहीं करना चाहते? अंग्रेजों का भाई साहब हो कौन आप? मैं सिरोही का राजा। कहां पड़ता है सिरोही, हमें तो बताओ। मैप मंगाया, मैप मंगा का ये रहा सिरोही। अंग्रेजों का झूठ मत बोलो भाई साहब, तुम मारवाड़ के अंडर हो, और जब मारवाड़ वालों से संधि कर ली तो तुमसे अलग क्यों करेंगे? आज अमेरिका भारत के साथ संधि कर लेता है तो राजस्थान से अलग थोड़ी करनी पड़ेगी। हो गई संधि, तो मारवाड़ के अंडर आते हो। अरे शिवजी ने कहा, किसने कहा तुम मारवाड़ के अंडर आते? मान सिंह जी ने कहा, अरे झूठा है मान सिंह, और हम इनके अंडर नहीं आते, हम अलग है। और यार अंग्रेजों, तुम तो तुम्हारे जम्पस्टोड से पूछ लो यार, वो इतिहासकार है। और जम्पस्टोड से बुला के पूछा, जम्पस्टोड तू बता सिरोही मारवाड़ के साथ है कि अलग है? उसने कहा साहब अलग है। मारवाड़ में तो वंश है राठौड़। कौन सा वंश है? और सिरोही बड़ा वंश है चौहान। कौन सा वंश है? क्या लेना देना है? अलग अलग है साहब। तो अंग्रेजों को पता चला तो उन्होंने बाद में सिरोही वालों के साथ संधि की 1823। तब की तो राजस्थान की कोई रियासत सबसे लास्ट में अंग्रेजों के साथ संधि करती है, वो कौन सी थी? सिरोही। कब? देखो 1823 ईस्वी में, इन 1823 एडी सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। सिरोही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। सिरोही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। सिरोही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। कोष्टक में लिखो, राजस्थान की अंतिम रियासत, लास्ट स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अंतिम रियासत। राजस्थान की जो अंतिम रियासत जो अंग्रेजों के साथ संधि करती है कौन सी थी? कब करती है? अब कई बार जब हम ये पढ़ते हैं कि अंतिम रियासत सिरोही थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की, लगता है सबसे लास्ट में कौन संधि करता है? पहले नहीं करते हैं भाई साहब। सबसे लास्ट में कौन बाद में सरेंडर करता है जाके? सबसे लास्ट में संधि कौन करता है? इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब पहले अंग्रेजों ने ध्यान ही नहीं दिया। पहले ध्यान देते थे, पहले क्या हो जाती, पहले अंग्रेजों ने इग्नोर कर दिया। उनको लगा कि सिरोही किसके अंदर आता है। आई बात समझ? ये जब 17-18 वाली संधियां हो रही थी तब अंग्रेजों का यहां पर जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या नाम था? लिखो, इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स वाज इंग्लिश गवर्नर जनरल या ब्रिटिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स वाज ब्रिटिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कहां का? अंग्रेजों। अंग्रेजों का, सिरोही का थोड़ी हो। भारत का गवर्नर जनरल होगा अंग्रेजों का। क्या नाम है उसका? लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या नाम है? अब गवर्नर जनरल रहता है कलकत्ता। क्या रहता है? संधियां हो रही है राजस्थान, करौली, कोटा, सिरोही, मारवाड़, मेवाड़। तो अब गवर्नर जनरल बेचारा चला के यहां तो आने से रहा, तो उसने कहा भाई मैं एक बंदा भेजता हूं, साइन ये बंदा करेगा मेरी तरफ से। जो बंदा उसने साइन करने के लिए भेजा था उस बंदे का नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। क्या नाम था बंदे का? एक हेडिंग डालो देखिए, चार्ल्स मेटकॉफ। क्या नाम बंदे का बताओ देखिए, स्टार लगाना, ये सवाल पूछेंगे। आगे लिख लो, संधियों के दौरान अंग्रेज प्रतिनिधि, इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग ट्रीटीज। संधियों के दौरान अंग्रेज प्रतिनिधि, इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग ट्रीटीज। वो पूछेगा भाई संधियों के दौरान अंग्रेजों का प्रतिनिधि कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। एक नाम और लिखो, लिखो जॉन मेलकम। देखो जॉन मेलकम। क्या नाम है? जॉन मेलकम। वापस लिखो, संधियों के दौरान अंग्रेज प्रतिनिधि। मैं बताता हूं, आप लिख लो एक बार। संधियों के दौरान अंग्रेज प्रतिनिधि, इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग ट्रीटीज।
संधियों के दौरान अंग्रेज प्रतिनिधि, दो प्रतिनिधि है, कौन कौन है बताओ देखे। एक तो चार्ल्स मेटकॉफ और एक जॉन मेल्क। बाकी सारी जगह तो साइन किए थे चार्ल्स मेटकॉफ ने, डोंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के साथ में साइन किए थे जॉन मेलकम ने। कौन कौन सी रियासतों के साथ? डोंगरपुर बांसवाड़ा प्रताप, कोष्टक में लिख लो, जॉन मेलकम वाली लाइन के कोष्टक में लिखो, डोंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, मतलब दक्षिणी राजस्थान की जो रियासतें थी इनके साथ में साइन कौन कर रहा था? जॉन मेलकम। कौन कौन सी रियासतें बताओ? डोंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। क्या क्या नाम है? डोंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो आपसे पूछेगा भाई राजस्थान की रियासतों के साथ में संधियों में प्रतिनिधि कौन था? तब तो कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। स्पेशल पूछ ले अगला, डोंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाली संधियों में साइन किसने किए थे? किसने किए थे? अब अंग्रेजों ने सिंपल सा कहा, अंग्रेजों ने कहा कि भाई एक रियासत है मान लो जयपुर, एक रियासत है जोधपुर, एक रियासत है मान लो उदयपुर, कोई रियासत है कोटा, कोई रियासत है बूंदी, और अंग्रेजों ने कहा आप हमसे संधि कर लो। इसका मतलब अंग्रेजों की दोस्ती किससे? जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से, कोटा से, सबसे दोस्ती। और सिंपल सा अंग्रेजों ने कहा कि आज के बाद तुम्हारी कोई भी लड़ाई हो तो तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी तरफ से हम लड़ेंगे। जब भी तुम्हारी लड़ाई हो तो तुम्हें लड़ने की आवश्यकता, तुम्हारी तरफ से हम लड़ेंगे। तुम्हें मराठों से खतरा है, तुम्हें मराठे हाथ नहीं लगाएंगे, मराठे कभी आएंगे हम देख लेंगे। अब अपने वाले राजाओं ने कहा ठीक है, अपने राजाओं ने कहा ठीक है, मराठों से तुम देख लो, अगर हम आपस में लड़ पड़े तो। जयपुर ने जोधपुर पर हमला कर दिया, जयपुर ने कोटा पर हमला कर दिया, अंग्रेजों ने कहा तो भी हम देखेंगे। तुम्हारी तो किसी से लड़ाई हो एक मिस कॉल कर देना, फटाफट हम तैयार हो जाएंगे। अब ये बात उन्होंने सबको कही। जयपुर को कहा तुम्हारी लड़ाई हो हमें बुला लेना, जोधपुर को कहा तुम्हारी लड़ाई हो हमें बुला लेना, कोटा को कहा तुम्हारी लड़ाई हो हमें बुला लेना। अब मान लो यदि जयपुर और जोधपुर की लड़ाई होती है तो जयपुर की तरफ से कौन जाएंगे? अंग्रेज। जोधपुर की तरफ से कोटा बूंदी की लड़ाई होती है, कोटा की तरफ से बूंदी की तरफ से। मान लो जोधपुर और उदयपुर की लड़ाई होती है, जोधपुर की तरफ से, उदयपुर की तरफ से। यदि बीकानेर जैसलमेर की लड़ाई होती है, बीकानेर की तरफ से अंग्रेज, जैसलमेर की तरफ से। और वो क्यों लड़ेंगे आपस में? अंग्रेज अंग्रेज क्यों लड़ेंगे? इसलिए राजस्थान में अंग्रेजों से संधियां होने के बाद लड़ाइयां बंद हो गई। कि जब भी आपस में कोई भी मामला आता उनके बीच का तो अंग्रेज पहले ही उस मैटर को सुलझा लिया करते। जो भी कोई मामला आता अंग्रेज कहते भाई हम खुद ही सेटल कर लेंगे इसको। इसलिए अंग्रेजों के आने के बाद में राजस्थान में गोल्डन पीरियड है। अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान में कोई भी लड़ाई, थैंक यू अंग्रेजों, ये लड़ाई यहां पूरी खत्म करवा दी। इस अंग्रेजों को इस मामले में लाख लाख धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि अंग्रेजों ने दो तीन काम किया अपने। एक तो अपना देश पहले उत्तर पश्चिम के हमलों से बड़ा ग्रस्त था। कहां के हमलों से? जी में आया तब घुस गए इंडो ग्रीक, जी में आया तब घुस गए शक, जी में आया तब घुस गए कुषाण। इंडो ग्रीक से उधर घुस गए, इधर से उत्तर पश्चिम मतलब अफगानिस्तान वाली बॉर्डर से उससे। जी में आया तब आ गया मोहम्मद गोरी, जी में आया तब आ गया महमूद गजनवी, जी में आ गया तब आ गया नादिर शाह, जी में आया तब आ गया कोई अहमद शाह अब्दाली, जी में आया तब आ गया बाबर। लुटेरे लुटेरे लुटेरे। जी में आया तब आ गया तैमूर, जिसके जी में आता नथी का बड़ा बना रखा। उधर से घुसो, पंजाब वाली साइड से घुसो और पंजाब वाली साइड से घुस के लूट मार कर लो। मतलब पंजाब की तो अपने हालत इतनी खराब थी कि पंजाब में डायलॉग बन गया था कि खादा पीदा लई दा बाकी अहमद सईदा, खादा पीदा लई दा बाकी, जो खा लिया पी लिया वो हमारा है, बाकी तो कौन ले जाएगा? अहमद शाह अब्दाली ले जाएगा, हमारे पास तो कुछ तो छोड़ेगा। अंग्रेजों ने आने के बाद वो बाउंड्री सील की अपनी पाकिस्तान वाली, और अंग्रेजों ने कहा इस बार कोई अहमद शाह, नादिर शाह, दूसरा शाह आ गया टांगे तोड़ देंगे। इसलिए अंग्रेजों के आने के बाद भारत पर एक भी आक्रमण नहीं है। अब दूसरा यह था कि अपने वाले कहते चलो बाहर से अटैक नहीं होगा तो हम खुद भी नचले नहीं बैठेंगे, बाहर से होगा तो ठीक है वरना हम तो आपस में लड़ेंगे। तो अब जयपुर जोधपुर से लड़ ले, कोटा बूंदी से लड़ ले, जयपुर कोटा से लड़ ले, जोधपुर उदयपुर से लड़ ले, आपस में लड़ते। अंग्रेजों ने आगे संधियां कर ली, इसलिए आपस की लड़ाइयां भी। अपने वालों ने कहा चलो दूसरा राज्य अटैक नहीं करेगा तो हम आपस में लड़ लेंगे, खुद लड़ेंगे। तो राजा सामंतों से लड़ लेता, लड़ाई जरूरी थी अपने। अंग्रेजों ने कहा ना, आज के बाद लड़ाई हम ही करेंगे, हमारे अलावा कोई भी दूसरा लड़ाई। इसलिए राजा और सामंतों के बीच की भी लड़ाइयां। अंग्रेजों को धन्यवाद है कि जनता शांति में जी। इसमें जी, इस बात के लिए उनको थैंक यू बोलना पड़ेगा। यार पीसफुल एनवायरनमेंट आया, आदमी आराम से खेती करो, तुम आराम से व्यापार करो, तुम आराम से अपने उद्योग लगाओ, बस हमें टैक्स दे दो। जान बचाने की जिम्मेदारी हमारी, तुम्हें किसी को हाथ नहीं लगाने दें। किसी ने हाथ लगा लिया तो हम देख लें, और जो कुछ सामने उनको उठा उठा के पटका उन्होंने। और अपने राजस्थान वालों को तो थैंक यू इस बात का बोल देना चाहिए कि मराठों से बचा लिया। किसे बचा लिया ना? मराठे पिंडारी सिवाय लुटेरों के कुछ नहीं है।
ये त्राहिमाम त्राहिमाम मचा रखा था इन राजस्थान। जब जी में आती लुटेरों की तरह भूखे उधर से आते, किसानों के फसलें उठा ले गए, गाय भैंसे खोल के ले गए, ऐसे काम थे। अपने लगातार लड़ाइयों से इतने कमजोर हो चुके थे कि मुकाबला करने की हिम्मत अब बची नहीं थी। इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि हम करेंगे मुकाबला, तुम चिंता ही मत करो। और अंग्रेजों ने मराठों को तो ऐसा कूटा, जो मराठे तो बाद में नाम ही नहीं लिए, पूरे मराठों को तो खत्म ही कर दिया पूरी तरीके से एकदम। तो अपने यहाँ शांति व्यवस्था आ गई। तो अंग्रेजों की संधियों के बाद का अपना परिणाम यह है कि राजस्थान में अब लड़ाई झगड़े के सारे मामले किसके पास चले गए? तब सीधा सा कहा गया कि आंतरिक मामले राजा के पास, विदेशी मामले अंग्रेजों। ये मान लो जोधपुर है, मैं जोधपुर का राजा हूं। अब इस राज्य के अंदर किससे कितना टैक्स लूंगा, किसको मंत्री बनाऊंगा, किसको कलेक्टर बनाऊंगा, किसको तहसीलदार बनाऊंगा, ये मैं जानूं। इसमें अंग्रेज कोई भी इंटरफेयर नहीं। पर मैं जोधपुर का राजा हूं, जयपुर से संधि करूंगा या नहीं करूंगा, उदयपुर से लड़ाई करूंगा या नहीं करूंगा, बीकानेर से रिलेशन रखूंगा कि नहीं रखूंगा, ये अंग्रेज तय करेंगे। ये मैं तय नहीं कर सकता। तो बाहर के मामले किसके पास? अंग्रेजों। आंतरिक मामले किसके पास? मैंने कहा डन, ठीक है, आज के बाद अपने को लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं। अपने को जब भी लड़ाई होगी तो अपनी तरफ से लड़ाई कौन करेंगे? अंग्रेज। और अंग्रेजों ने कहा इसकी जगह तो हमें टाइम टू टाइम रुपए दे दे। आप यूं मान लो कि स्प्रिंग बोर्ड को अपनी सुरक्षा के लिए 10 बाउंसर चाहिए और 10 बाउंसर हायर कर लिया कि भाई बाहर खड़े हो जाओ, कोई टाबरों के साथ में कोई दूसरा आदमी आके लड़ाई झगड़े ना कर ले, टाबर खुद आपस में कहीं लड़ाई झगड़ा ना कर ले, तुम ध्यान रखना, इसके बदले में हम तुम्हें तनख्वाह दे देंगे। आगे बात समझो, बस ये सिक्योरिटी एजेंसी अंग्रेज है। पर अपने राजा ने अंग्रेजों को कहा कि सुनो सुनो तुम एक बात, यार तुम रहते हो कलकत्ता, अंग्रेजों की राजधानी कहां थी? अब मान लो जोधपुर के राजा ने कहा मेरी जयपुर के राजा से लड़ाई हो गई तो मैं कलकत्ता हूं बताने के लिए। अंग्रेजों ने कहा नहीं राजा, आपको कहीं भी आने की आवश्यकता नहीं, आप टैक्स दे रहे हो, हम रहेंगे तुम्हारे पास। हमारा एक बंदा एनी टाइम राजधानी में रहेगा। एनी टाइम कहां रहेगा? उसका रेजिडेंस कहां होगा? राजधानी। रेजिडेंस कहां होगा? इसलिए उस बंदे को बोलते रेजिडेंट। क्या बोलते? अंग्रेजों का एक बंदा हमेशा से कहां पे रहता? राजधानी में। उसको क्या बोलते? अच्छा, वो कैसे मामले देखेगा? सामाजिक मामले देखेगा, आर्थिक देखेगा, राजनीतिक देखेगा? तो गवर्नर जनरल ने कहा राजा को, राजा जी अपने दोस्त है, मैं गवर्नर जनरल, आप दोनों दोस्त है, एक बंदा अपने बीच में रखेंगे, आपकी बात मेरे को पहुंचा देगा, मेरी बात है आप, अपने दोनों के बीच में एजेंट है वो। अपने दोनों के बीच में क्या है? कौन से मामलों का एजेंट है? राजनीतिक। इसलिए उस बंदे को बोलते पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोलते? जेम्स टोड अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट था। पढ़ते हैं अपने कि जेम्स टोड राजस्थान में किस रूप में आया था? तो हर रियासत में अंग्रेजों का एक बंदा रहता था, उस बंदे के 2 नाम थे, वो वहीं रहता है इसलिए क्या बोलते हैं? रेजिडेंट। पॉलिटिकल मामले देखता है इसलिए क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? एक कोटा का रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, बूंदी का पॉलिटिकल एजेंट, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट। आई बात समझो। देखो, प्रत्येक रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था। एन इंग्लिश ऑफिसर वाज अपॉइंटेड इन एवरी स्टेट। प्रत्येक रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था। एन इंग्लिश ऑफिसर वाज अपॉइंटेड इन एवरी स्टेट। प्रत्येक रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसे रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था। हु वाज नॉन एज रेजिडेंट और पॉलिटिकल एजेंट, जिसे रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था। Who was known as resident और पॉलिटिकल एजेंट, जिसे रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था। Who was known as रेजिडेंट और पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोलते थे उसको? या तो कहते रेजिडेंट या क्या कहते? पॉलिटिकल एजेंट। अब करौली का पॉलिटिकल एजेंट अलग, भरतपुर का अलग, जयपुर का अलग और जोधपुर का अलग। हर रियासत में अंग्रेजों का एक बंदा, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल एजेंट। भारत में सबसे बड़ा अंग्रेजों का जो बंदा, उसको बोलते हैं गवर्नर जनरल। क्या बोलते हैं? वो कहां रहता है? कलकत्ता। कहां रहता है? कलकत्ता। तो सूचना, अंतिम सूचना कहां पहुंचनी चाहिए? कलकत्ता। तो इन पॉलिटिकल एजेंट ने कहा राजा करौली से कलकत्ता आने में टाइम लगता है, हमें कोई सूचना पहुंचानी होगी, हम इतनी दूर कैसे पहुंचाएं? कहा ना 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 ना, तुम्हें कलकत्ता नहीं आना। तुम तो राजस्थान वाले जितने पॉलिटिकल एजेंट हो, राजस्थान वाले जितने रेजिडेंट हो, तुम अपनी सूचना भेज दिया करो दिल्ली। कहां भेज दिया करो? पूरे राजस्थान का एक रेजिडेंट बना देते हैं। पूरे राजस्थान क्या बना देते हैं? एक रेजिडेंट बना देते हैं, और उसको बोलेंगे रेजिडेंट फॉर राजपूताना। क्या बोलेंगे उसको? रेजिडेंट फॉर राजपूताना। और ये कहां रहेगा? कहां रहेगा? करौली का रेजिडेंट, भरतपुर का रेजिडेंट, जयपुर का रेजिडेंट, जोधपुर का रेजिडेंट, वैसे पूरे राजस्थान का रेजिडेंट। और राजस्थान को तब क्या बोलते? राजपूताना। इसलिए क्या हो जाएगा? ही रेजिडेंट फॉर राजपूताना। ये कहां रहेगा?
तो हर रियासत का रेजिडेंट होगा, वो जाके दिल्ली न्यूज दे देगा, किसको दे देगा? रेजिडेंट फॉर राजपूताना, ये आगे गवर्नर जनरल को दे देगा। कट फिट ठीक। राजस्थान से दिल्ली दूर नहीं है, ये पास में पड़ा अपने, कलकत्ता के अपेक्षा तो पास में। कलकत्ता तो भारत पूरा क्रॉस करना पड़े, अपने यहाँ पश्चिम, कलकत्ता का है पूर्व, वरना दिल्ली जाके न्यूज देनी थी। और ये जो पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना अपना बनाया गया था, इस बंदे का नाम था डेविड ऑक्टरलोनी। क्या नाम था बंदे का? हेडिंग डालो, डेविड ऑक्टरलोनी। क्या नाम बंदे का बताओ देखिए? डेविड ऑक्टरलोनी। क्या नाम है? डेविड ऑक्टरलोनी। आगे लिखो, यह पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना था। ही वॉज फर्स्ट रेजिडेंट फॉर राजपूताना। यह पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना था। ही वॉज फर्स्ट रेजिडेंट फॉर राजपूताना। यह पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना था। ही वॉज फर्स्ट रेजिडेंट फॉर राजपूताना। दिल्ली इसका मुख्यालय था। दिल्ली वॉज हिज हेडक्वार्टर। दिल्ली इसका मुख्यालय था। दिल्ली वॉज हिज हेडक्वार्टर। मुख्यालय कहां पर था? दिल्ली। कौन था पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना अपना? डेविड ऑक्टरलोनी। कहां बैठता था ये? दिल्ली। क्या नाम बंदे का? बड़ा मस्त मस्त आदमी। 13 लुगाइयां थी इसकी, 13 इंडियन, सारी की सारी इंडियन, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म की। इसने कहा सर्व धर्म संभाव है। हुक्का पीने का शौकीन था, हुक्का पीता था सारा दिन बैठा बैठा। और वैसे सुबह सुबह खुद बीच में आके बैठता, 13 लुगाइयां यूं गोल घेरे में बिठाता, बीच में हुक्का रखते, और हुक्के वाली जो होती है रस्सी, तो पाइप जो उसकी होती है, वो पाइप लंबी पाइप रखता, खुद सुट्टा खींचता, फिर पड़ोस वाली को आराम से चिल करता था, एंजॉय करने वाला बंदा था। दिल्ली घूमने के लिए निकलता, एक हाथी पे बैठता, खुद 13 हाथियों पे बैठती 13 लुगाइया, फिर 14 हाथी चलते दिल्ली के अंदर। ये कौन आ गया? डेविड ऑक्टरलोनी। अच्छा, दिल्ली में रहता था मुगल बादशाह। दिल्ली में कौन रहता? मराठे चाहते हैं दिल्ली पे कब्जा कर ले, अंग्रेज भी चाहते हैं दिल्ली पे। भाई जिसकी दिल्ली वो भारत का राजा। पहले दिल्ली में मुगल बादशाह था, तो भारत किसका? मुगल बादशाह का। अब मुगल बादशाह कमजोर हो गया, तो जो दिल्ली जाएगा उसकी दिल्ली हो जाएगी। अंग्रेज दिल्ली पे कब्जा किए बैठे हैं। और कब्जा किए बैठे? मराठे चाहते हैं अंग्रेजों को पटक के हम कब्जा करें। तो 1803 में जब लड़ाई हुई थी, तो मराठे कहां पर कब्जा करना चाहते हैं? दिल्ली। उस समय दिल्ली को यदि कोई बचाता है, तो वो बंदा कौन था? कौन बंदा था? तो मुगल बादशाह बड़ा राजी रहता था, और मुगल बादशाह ने इसको एक उपाधि दे रखी थी, लिखनी नहीं है, सुनो केवल। एक उपाधि दे रखी थी, नसीर। क्या उपाधि दे रखी? नसीर का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? दिल्ली बचाने वाला बंदा कौन है? दिल्ली बचाने वाला कौन है? डेविड। तो दिल्ली का नसीर है। कहां का नसीर है? नसीर है दिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? नसीर का मतलब प्रोटेक्टर ऑफ दिल्ली, सेवियर ऑफ दिल्ली, डिफेंडर ऑफ दिल्ली। कौन कहलाता था? डेविड। तो मस्त मस्त आदमी था एकदम ये। अब ये क्या कहलाता है? रेजिडेंट फॉर राजपूताना। कहां पे रहता है? दिल्ली। फिर किसी ने अंग्रेजों को समझाया कि राजपूताना का रेजिडेंट राजपूताना में नहीं रहता, फिर मतलब क्या है? दिल्ली तो बाहर पड़ा वैसा, ये राजस्थान थोड़ी है। तो राजस्थान के रेजिडेंट को कम से कम राजस्थान में तो रखो। तो अंग्रेजों के पास एक जगह राजस्थान के अंदर थी, वो थी अजमेर। कौन सी थी? हुआ यह था कि अजमेर किसी टाइम अपने पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? चौहान। चौहान जब थे, तो चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से तराइन के युद्ध में हार जाता है, पढ़ते हैं अपने। और उसके बाद दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं तुर्क। कौन कब्जा कर लेते हैं? मोहम्मद गोरी ने। तुर्क थे, तुर्क जाति, अफगानिस्तान की जाति एक तुर्क, वहां के ये लोग आके यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। तुर्कों ने जब दिल्ली पे कब्जा किया, तो तुर्कों के पास अजमेर भी आ गया। तो उनको लगा अजमेर अपने पास होना चाहिए, क्योंकि यदि अजमेर अपने पास रहेगा तो राजस्थान को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल। तुर्कों को हटा के बाद में भारत में आ गए थे मुगल। कौन आ गए? तो उन्होंने कहा अजमेर अपने पास होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान को कंट्रोल कहां से करेंगे? अजमेर। मुगलों को हटा के आए थे मराठे। कौन आए थे राजस्थान में? मराठे। तो अजमेर किसके पास आ गया? मराठे। राजस्थान कंट्रोल कहां से करेंगे? अजमेर। मराठों को हटा के आगे अंग्रेज, इसलिए अजमेर किसके पास आ गया? अंग्रेजों। क्योंकि राजस्थान कंट्रोल कहां से होगा? अजमेर। तो राजस्थान को कंट्रोल हमेशा से कहां से किया जाता था? इसलिए अजमेर राजस्थान का हृदय है। अजमेर राजस्थान का क्या कहलाता है? हार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का हृदय यदि कोई कहलाता है तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसका मतलब यह नहीं है कि अजमेर में कोई धमनियां और सिराएं बह रही है कि जिनमें ब्लड सर्कुलेशन होता होगा। इसका मतलब यह है कि अजमेर राजस्थान का मिड है, यहां से राजस्थान को कंट्रोल किया जाता था। इसलिए अपनी राजधानी हमेशा से कौन सी थी? अजमेर। यह तो अजमेर राजस्थान में मिला था 1956। अजमेर कब मिला गया राजस्थान में? तब तक अजमेर अलग राज्य था।
अपना अजमेर के साथ कोई लेना देना नहीं था, अजमेर की अलग ही बाउंड्री हुआ करती थी। 1956 में राजस्थान में मिला है। यदि अजमेर पहले राजस्थान में मिल जाता तो राजधानी जयपुर नहीं होती। राजधानी कौन सी होती? इवन 56 में भी ये सवाल आया था कि राजधानी अजमेर बनाओ भाई साहब, 1000 साल तक तुम्हारी राजधानी अजमेर थी। तो हमने कहा कि नहीं यार, अब हमने जयपुर बना ली, अब हम चेंज करेंगे नहीं, इसलिए अजमेर को तो साइड में पड़ा रहने दो, राजधानी तो हम कौन से रखेंगे। तो पहले अजमेर से पूरा राजस्थान कंट्रोल हुआ करता, तो मराठों के पास में अजमेर था, मराठों को हटा के यहां पर कौन आ गए थे? अंग्रेज। तो अंग्रेजों के पास क्या आ गया? अजमेर। तो अंग्रेजों का ठीक बात, रेजिडेंट फॉर राजपूताना दिल्ली में नहीं रहना चाहिए, रेजिडेंट फॉर राजपूताना कहां पर रहना चाहिए? अजमेर। जब वो राजपूताना का रेजिडेंट है तो राजपूताना में रहे, और राजपूताना में अंग्रेजों के पास में एक ही जगह थी, वो कौन सी थी? अजमेर। बाकी जगह तो राजा बीकानेर, बीकानेर के राजा के पास भरतपुर, भरतपुर के राजा के पास अजमेर में कोई भी राजा नहीं। अजमेर किसके पास है? पहले मराठों के पास था, अब किसके पास आ गया? तो अंग्रेज उनका रेजिडेंट फॉर राजपूताना को कहां पर भेज दो? अजमेर। पर किसी ने कहा एक बात और सुनो, एक बात, तुम्हारे सिस्टम यह है कि प्रत्येक रियासत में तुम्हारा एक बंदा होता है, उसको तुम बोलते हो पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोलते हो? पूरे भारत में तुम्हारा एक बंदा होता है, उसको तुम बोलते हो गवर्नर जनरल। क्या बोलते हो? और इनके बीच में तुमने एक बंदा बना रखा, यह है तुम्हारा रेजिडेंट फॉर राज। इसको भी तुम बोलते हो रेजिडेंट, इसको पॉलिटिकल एजेंट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? मतलब बीकानेर वाला भी रेजिडेंट, भरतपुर वाला भी रेजिडेंट, पूरे राजस्थान वाला भी रेजिडेंट। तो नाम तो ढंग का रखो। रेजिडेंट नाम से फील आता है छोटी सी रियासत का, पूरे राजस्थान का, सारी रियासतों का बना रहे हो। तो अंग्रेजों का बात तो ये भी सही है। इस बंदे का काम क्या है? इस बंदे का काम है गवर्नर जनरल तक सूचना पहुंचाना। किस तक सूचना पहुंचाना? इसका मतलब ये बंदा किसका एजेंट है? तो इसका नाम रखो एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या नाम रखो? जो जीजी तक सूचना पहुंचाए, ए जीजी। तो हर रियासत में अंग्रेजों का एक बंदा होगा, उसको तो बोलेंगे पीए। क्या बोलेंगे? मतलब पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर जो बंदा होगा उसको क्या बोलेंगे? ए जीजी। क्या बोलेंगे? और ए जीजी सूचना किसको देगा? तो सबसे ऊपर कौन होगा? जीजी। जीजी के नीचे ए जीजी, ए जीजी के नीचे। तो 1832 में अजमेर में एजीजी बनाया गया। क्या बनाया गया? तो कोई पूछेगा अजमेर एजीजी का हेडक्वार्टर कब बनाया गया था? कब बनाया गया? देखो, एजीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या होती है? एजेंट टू, एजेंट ही तो है। गवर्नर भाई, पीए की बात गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल की बात पीए को, एजेंट हो गया। देखो 1832 ईस्वी में, इन 1832 एडी, 1832 ईस्वी में, इन 1832 एडी, अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया था। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया था। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया था। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में क्या बनाया गया था? एजीजी मुख्यालय। कब बनाया गया? और अपना जो पहला एजीजी था उस बंदे का नाम था अब्राहम लॉकेट। क्या नाम था? हेडिंग डालो, अब्राहम लॉकेट। क्या नाम बंदे का बताओ देखिए, लिखो। यह राजस्थान का पहला एजीजी था। ही वॉज फर्स्ट एजीजी ऑफ राजस्थान। अब्राहम लॉकेट, यह राजस्थान का पहला एजीजी था। क्या फुल फॉर्म होती है एजीजी की? हेडक्वार्टर कहां था एजीजी का? कब बनाया गया? पहला एजीजी कौन था? तो अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी भारत में होता, उसको क्या बोलते? जीजी। राजस्थान वाले को एजीजी, और प्रत्येक रियासत में जो होता पॉलिटिकल एजेंट। आगे बात समझे? तो जीजी, एजीजी। जीजी का मतलब क्या होता है? बहन। क्या होता है? नहीं, ये अलवर भरतपुर वाले सब कहेंगे कि जीजी का मतलब होता है दादी। क्या होता है? आई अलवर साइड में इधर दादी जी को बोलते हैं जीजी। है? नहीं बोलते? कौन कौन अलवर के हो जो मना करते हो कि नहीं बोलते? नहीं बोलते? जयपुर वाले बोलते हो? नहीं, मेरे को दिन क्लास में अलवर वाले बच्चे, अलवर के कौन कौन है जो ये मानते हैं कि बोलते हैं? ये देख लो, लड़ लो, तुम आपस में लड़ लो सारे। कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर बदले बाणी। हर 9 कोस कोस पर बदला है पानी, हर 3 किलोमीटर पे पानी का टेस्ट चेंज है। यहां वाली बिल्डिंग का पानी अलग, मेन बिल्डिंग वाला पानी
3 कोस पर बदले बाणी, 9 किलोमीटर पर अपनी भाषाएं क्या हो जाती है। तो अलवर के किसी भाग में जीजी का मतलब दादी जी है, किसी भाग में जीजी का मतलब दादी जी, पर मोटे मोटे तौर पर हम जीजी बोलते हैं बड़ी बहन को। किसको बोलते हैं? बड़ी बहन को अपने बोलते हैं जीजी। हुआ यह था कि कश्मीर के एक रानी हुए थे, उनका नाम था दिद्दा। क्या नाम था रानी का? रानी दिद्दा। कश्मीर में एक रानी हुए थे, बहुत अच्छे रानी हुए, रानी दिद्दा। रानी दिद्दा अपनी प्रजा से वैसे ही स्नेह करती थी जैसे कोई बड़ी बहन अपने भाइयों से करती है, बड़ी बहन अपने छोटे भाइयों से करती है। इसलिए हमने बड़ी बहनों को कहना शुरू कर दिया था दिद्दा। क्या कहना शुरू कर दिया? बड़ी बहनों को दिद्दा कहते हैं। दिद्दा से वो सब धीरे धीरे हो गया दीदी। क्या हो गया? और आजकल लड़कियों तुमने दीदी से बना दिया दी। क्या बना दिया? भगवान माफ नहीं करेगा तुम्हें। मुझे लगता है इतने तुम यदि शॉर्ट होती चली गई तो थोड़े दिन हम कहोगी द इधर आओ, द उधर जाओ। दी क्या होता है? दीदी होना चाहिए दिद्दा होना चाहिए। लेकिन चलो कोई नहीं, तुमने दीदा का क्या कर दिया? दीदी। दी तो नहीं चल सकता ना, ऐसे दी से तुम कल पे दह पे चली जाओगे, ऐसे नहीं चल सकता वैसा, है ना? तो क्या बोला करो? दिद्दा। क्या बोला करो? पंजाबी में या कश्मीरी भाषा में जो दी होता है वो राजस्थानी में आके हो जाता है जी। अपने क्या हो जाता है? इसलिए पंजाबी सारे बोलते हैं जय माता दी, अपने कहते हैं जय माता जी। जय माता दी कहते हो? गलत कहते हो। ये आपने फिल्मों में देख देख के सीख लिया। आपने होता है जय माता जी, जय माता की, जय माता री। आपने दी का कोई लेना देना नहीं है। ये हमने पंजाबियों को देख देख के सीखा है जय माता दी, जय माता दी। अपने कोई दी बोलता ही नहीं है। तो उधर वाला दीदी अपने पे आके क्या हो गया? जी। क्या हो गया? पर शुक्र है अभी तक हम जी पे तो नहीं आए, अभी तक जीजी तो बोल रहे हैं। वरना हिंदी वालों को देखा देख जैसे दीदी दी हो गई वैसे अपने जीजी अभी तक जी। उल्टा अपने वाले तो कई और इंटेलिजेंट निकले, कई और ने कहा इंटेलिजेंट क्या लगा, दिमाग लगा लिया थोड़ा, और उन्होंने कहा कि दिद्दा से बनाया दीदी, दीदी से बनाया जीजी। उनका हम ये दिद्दा से दीदी बनाएंगे नहीं, हम सीधा दिद्दा से बना देंगे जीजा। क्या बना देंगे? इसलिए बहन को क्या कहते हैं? इसलिए कोई आपको कहे कि मेरी जीजा आज आई थी, आपको लगता है जीजा आई कैसे है? जीजा तो आए होंगे यार। इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, है ना? सबकी भाषाएं अलग। तो कहीं पर जीजी क्या हो जाती है? बड़ी बहन। कहीं पर जीजी क्या हो जाती है? दादी जी। कहीं पर जीजा मतलब जीजा जी, कहीं पर जीजा मतलब बहन, है ना? कोई कह सकता है आज मेरे जीजा और जीजा जी आए थे, आज दोनों एक ही तरह हो गए। डायरेक्ट रहते दो जीजा जी आए थे, ऐसे कैसे? अरे वो कहते नहीं नहीं, जीजा आई थी और जीजा जी आए थे। लगता है मामला गड़बड़ है, ऐसा ऐसे कैसे बोल सकते? तो वैसे वैसे अपने, है ना? तो सबसे ऊपर होता आपका जीजी, और उसके नीचे होता ए जीजी, नीचे क्या होता? और ए जीजी का ऑफिस कहां होता था? और पहला ए जीजी कौन था? अजमेर में लगी गर्मी, राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़े अपने, 55 डिग्री का तापमान, बाफने बढ़ जाए। बाफन समझते हो? बाफन आईब्रो जो होती है ये जल जाए, है ना? गर्मी पश्चिमी राजस्थान है। मेरे को दोस्त है वो हमेशा हंसते हैं कि भाई रे जयपुर में रहते हैं ना तब कलर थोड़ा ठीक हो जाता है, पर ये अपना ओरिजिनल कलर नहीं, ओरिजिनल कलर अपना बहुत भयानक है। जो अपना कंपनी कलर है तो वो हंसते हैं कि जब कभी जयपुर से गांव की तरफ जाते हैं तो जो सांबर क्रॉस करते हैं ना, सांबर 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 तक जयपुर है, सांबर जैसे क्रॉस करते तब लगता है ए जा रहा है। ओरिजिनल कलर आने लगता है भाई साहब। और यदि 10 दिन गांव जाके आ जाते हैं, फिर यहाँ पे जब भी आते हैं कोई मिलता है वो कहता है गांव जाके आए थे क्या? मेरा मन करता है थप्पड़ मार दूं तेरे, देख तेरे को भी रहा है कि मेरा रंग चेंज हो गया तो फिर मैं गांव ही जाके आऊंगा। कहां पर? ये बताना जरूरी है क्या कि तू बूंदा लग रहा है एकदम? रहने यार जैसे है वैसे ठीक है एकदम। तो अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों ने अपने वालों से पूछा कि भाई साहब कोई थोड़ी बहुत ठंडी जगह है जहां कोई शीतल लहर आती हो? आपने कहा ऐसी जगह हमारे एक ही है, आबू। कौन सी है? हिल स्टेशन है, आबू है। तो सिरोही के राजा से बात की अंग्रेजों ने कि प्लीज यार आबू में एक ऑफिस बना लेने दो। इसलिए एजीजी का ऑफिस 1845 में बना लिया गया आबू। कहां बना लिया गया? लिखो 1845 ईस्वी में, 1945 एडी एजीजी मुख्यालय आबू में भी स्थापित किया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड एट आबू। एजीजी मुख्यालय आबू में भी स्थापित किया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड एट आबू। एजीजी मुख्यालय आबू में भी स्थापित किया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड एट आबू। एजीजी मुख्यालय कहां स्थापित किया गया? आबू में भी एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया। पर अंग्रेजों ने सीधा सीधा कहा भाई गर्मी लगे तब तो चले जाना आबू, बाकी अपने कहां रहना है। तो फिर गर्मी लगती तब तो कहां चले जाते? आबू, और बाकी टाइम कहां पे रहते?
और बाद में भाई साहब अंग्रेजों को आबू में मजे आ गए। आबू ठंड की जगह थी यार, पहाड़ों के ऊपर है, मौसम भी ठीक रहता है, गर्मी भी नहीं पड़ती है, तो अंग्रेजों ने अजमेर की तरफ आना ही बंद कर दिया। अब अंग्रेज कहां बैठे रहते, तो फिर 1864 में अंग्रेज नियम लाए कि भाई साहब ऐसे नहीं पार पड़ेगी। 6 महीने अजमेर, 6 महीने गर्मी गर्मी पूरा का पूरा आबू, सर्दी सर्दी कहां पर रहोगे। वरना यार तुम अजमेर तो जाते ही नहीं हो, जबकि अजमेर रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राजस्थान के सेंटर में कौन है, आबू तो बाहर पड़ा यार, गुजरात शुरू हो जाता है उधर से, तो वहां क्या करते हो बैठे बैठे। तो बाद 6 महीने वाला नियम कब लेके आए थे, 1864 ईस्वी में, इन 1864 एडी, 1864 ईस्वी में, 1864 एडी, अजमेर तथा आबू के लिए 6 महीने की व्यवस्था की गई। 6 months अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर अजमेर एंड आबू। अजमेर तथा आबू के लिए 6 महीनों की व्यवस्था की गई थी। 6 months अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर अजमेर एंड आबू। अजमेर तथा आबू के लिए कितने महीनों की व्यवस्था की गई, 6 महीनों की। तो पहले 1832 में कहां पर मुख्यालय बनाया, अजमेर। 45 में कहां बना लिया, आबू। और 6 महीनों वाली कब लेके आ गए, तो गर्मी गर्मी में तो कहां चले जाओ, आबू, और सर्दियों में कहां जाओ। यह व्यवस्था आज दिन तक है। अब आपका एजीजी की जगह होता है राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। गर्मियों में रहता है आबू, सर्दियों में रहता है अजमेर। क्यों जाएगा, जयपुर आएगा। अब अजमेर क्यों जाएगा, अब कहां है राजधानी, जयपुर। तब गर्मियों में कहां रहते हैं राज्यपाल हमारे, आबू, और सर्दियों में कहां रहते हैं, आज दिन तक। जैसे अब ये जून जुलाई का ये महीना है, राज्यपाल महोदय आबू पधार जाते हैं, जहां आबू है राज्यपाल। वैसे भी राज्यपाल का कोई काम तो होता नहीं, बोले आबू रोन, बोले अजमेर रोन, भले ही ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुने हुए शासक राज करेंगे। राज्यपाल चुनावा, वो अपॉइंट है, नियुक्त है केंद्र सरकार द्वारा, ध्यान रख सकता है। बाकी काम सारा का सारा मुख्यमंत्री करेगा। कौन करेगा, तो मुख्यमंत्री जी कह देते हैं कि राज्यपाल जी पधार जाओ आबू, कोई काम होगा तो हम बुला लेंगे गाड़ी में आपको, आ जाना, नहीं तो अपने बैठे रहो। कोई काम ज्यादा आपका है यहाँ पे, तब गर्मियों में चले जाते हैं आबू, और सर्दियों में कहां जाते हैं, आबू में गर्मी नहीं पड़ती और जयपुर में सर्दी नहीं पड़ती, दोनों माहौल ठीक है। जयपुर में कहीं ठंड पड़ेगी, जयपुर में ले दे के ठंड पड़ती है। जयपुर गुलाबी नगरी है, इसलिए ठंड भी गुलाबी है। 25 दिसंबर से 10 जनवरी कितने दिन ठंड पड़ती है, 25 दिसंबर से लेके 15 दिन जुमे जुमे ठंड पड़ती है। वो भी ठंड कितनी, एक स्वेटर हाफ बाजू की पहन लो तो जयपुर की ठंड खत्म। 10 जनवरी के बाद यहां कोई ठंड नहीं है। इसलिए 14 जनवरी को जिस दिन मकर संक्रांति होती है, जयपुर के लोग घरों के ऊपर बनियान में पतंगे उड़ाते हैं। मैं कहता हूं उसी 14 जनवरी को, मकर संक्रांति को, कोई बीकानेर में, गंगानगर में, चूरू में, हनुमानगढ़ में 10 मीटर दूर नहीं दिखे। कोहरा कोहरा पूरी तरीके से, हाथ को हाथ नहीं दिखे, कोई क्या पतंग उड़ा ले। जयपुर में ठंड नहीं पड़ती, इसलिए जयपुर में रजाई मिलती है, पाव रजाई। क्या मिलती है, पाव की रजाई मिलती है, क्योंकि जयपुर में ठंड पाव ही है। तो पाव रजाई से जयपुर की ठंड रुक जाती है। ये कि पाव रजाई को चूरू में उड़ के सो जाए तो सुबह पाव मिले, 3/4 आदमी क्या हो जाए भाई साहब, 2.5 किलो वाली रजाई ओढ़ के सोते हैं रात को दो, तो भी हालत खराब हो जाती है। तो जयपुर वालों तुम क्या जानो ठंड क्या होती है। पूछो कभी कोई चूरू गंगानगर वालों से कि ठंड किसको कहते हैं, तो क्या हो गया, बताना पड़ेगा। नहीं नहीं बतानी पड़ेगी बात, अकेले अकेले नहीं कर सकते है। तुम जयपुर की हो, चूरू से, हाँ तो ये जानती है सबसे गर्म जिले से है और सबसे ठंडे जिले से। गर्मी इतनी की भापण बढ़ जाए, सर्दी इतनी की आदमी सुबह ही हूं, कई बार नल में से बर्फ आती है, बर्फ सीधी सीधी टप टप बर्फ ही। पेड़ों के ऊपर जाओ तो खेजड़ी वेजड़ी पे स्नोफॉल हो रहा है। आओ कभी हवेली पे। जयपुर वालों को क्या पता ठंड क्या होती है, पतंगे उड़ाई यार तुमने, तो ठंड उधर ही पड़ती है। इसलिए जयपुर में रजाई कौन सी मिलती है, तो क्वेश्चन पूछेंगे कोई, पाव रजाई जयपुर राजस्थान में कहां मिलती है, कहां मिलती है, जयपुर, क्योंकि यहां ठंड कितनी पड़ती है। आगे बात समझे। अब आपने ये तो मॉडर्न की मोटी मोटी सी बातें हैं कि भाई अपना राजस्थान का अंग्रेजों के साथ में क्या